बच्चों, मेडिकल वाले बच्चों ने बताया कि उनकी एसपी सर की क्लास है 8 बजे। तो 1 घंटे में ये लेक्चर में खत्म करूंगा। टेलीस्कोप तो पूरा हो ही जाएगा, छोटा सा टॉपिक है टेलीस्कोप। और दूसरा, मैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन भी आज ही कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो पहले टेलीस्कोप करवा देता हूं बच्चों। टेलीस्कोप भी वही बेसिक फंक्शन, तो इसका भी वही है। दो पॉइंट्स हैं जो हमसे इतनी दूर हैं कि आपस में चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो, उसके बावजूद भी आपस में तो बहुत दूर है वो, लेकिन हमसे इतनी ज्यादा दूरी है कि उन दो पॉइंटों से आने वाली रेज आंख के ऊपर बहुत ही कम एंगल से स्प्रेड कर रही है। 1 मिनट ऑफ सर्कुलर आर्क से भी कम। तो दोनों अलग अलग हमें नजर नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग हमने देख रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टेलीस्कोप भी एंगुलर मैग्निफिकेशन करेगा। तो इसको भी वही करेंगे जैसे माइक्रोस्कोप से किया था, बट थोड़ा सा अंतर रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। उससे आने वाली रेज को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ वन कन्वर्जेंट लेंस ऑफ वेरी लार्ज फोकल लेंथ। वेरी लार्ज फोकल लेंथ, ये वर्ड में थोड़ा मुझे बहुत अच्छे से कई बार शब्द नहीं निकलते हैं, तो इसलिए मेरे से बोला गया। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप। अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, मतलब तारों को देखने वाला टेलीस्कोप है, तो जो वेरी लार्ज बात बोलनी थी मैंने, इसके लिए बोलूंगा द अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज वेरी लार्ज। देखो, छोटे मोटे लेंस है, उनकी अपर्चर इतनी होती है। कितनी डायमीटर भाई? 3, 4, 5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है तो उसकी डायमीटर ऑब्जेक्टिव की 5-6 मीटर तक हो सकती है। तो इसको वेरी लार्ज का मतलब 5-6 मीटर की अगर डायमीटर का कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसकी अपर्चर को वेरी लार्ज बोलेंगे हम। क्योंकि आमतौर पे जो आप लेंस देखते हो इतने इतने देखते हो, उसके कंपैरिजन में 5 मीटर तो बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर एंड ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव मैंने ले लिया बच्चों, और कोई ऑब्जेक्ट है वेरी 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 फार अवे। तो ऑब्जेक्ट के दो एक्सट्रीम पॉइंट्स जिनको अलग अलग देखना है हमने। तो कोई भी दो पॉइंट जो हमने अलग अलग देखने हैं, उनमें से एक पॉइंट तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की, टेलीस्कोप में भी दो लेंस होंगे, दो कन्वर्जेंट सिस्टम होंगे, दोनों कोएक्सियल हैं, दोनों की एक्सिस कंसाइड कर रही है। तो जिन दो पॉइंटों को हमने अलग अलग देखना है, उन दो पॉइंटों में से एक पॉइंट की तरफ हमने टेलीस्कोप की एक्सिस कर ली और दूसरे पॉइंट ऑब्वियसली एक्सिस से ऊपर है। तो सपोज जो पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, उससे चलने वाली सारी रेज एक्सिस के ही पैरेलल होंगी, क्योंकि पॉइंट बहुत बहुत दूर है। सपोज ये पॉइंट क्यू है, तो दीज आर द रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट क्यू passing through the objective of the telescope, so they will converge at the focal point of the objective। ये ऑब्जेक्टिव के फोकल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। तो भाई ये तो यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, तो ये तो डेफिनेटली इमेज क्यू का तो यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। और क्योंकि क्यू का भी इमेज बना दिखाऊंगा और पी का दूसरे पॉइंट का भी इमेज बना दिखाऊंगा, तो रे डायग्राम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पॉइंट क्यू का इमेज तो फोकस पे बनना ही बनना है। तो इसके इमेज को तो मैं नहीं दिखाऊं, मतलब पॉइंट क्यू से चलने वाली रेज को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वी नो दे हैव टू फोकस एट द एक्सिस, ऑल द रेज हैव टू बी, दे हैव टू कन्वर्ज एट द एक्सिस। तो वैसे भी इससे पहले भी हमने ऐसा ही किया है, जो पॉइंट एक्सिस पे था उसका इमेज नहीं बनाया, जो ऑफ एक्सिस पॉइंट था उसका ही इमेज हमने बनाया। तो क्यू से चलने वाली सारी रेज तो एक्सिस पे फोकस हो जाएंगी। पॉइंट पी क्योंकि बहुत दूर है, तो उससे चलने वाली तमाम रेज व्हेन दे आर इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। वन सच रे इज दिस towards optical center of the lens, it will pass undeviated. Another such ray passing coming from the point P
पॉइंट पी से आने वाली दो रेज मैंने ले ली फ्रॉम पॉइंट पी, because point P is very very far away, so all the rays coming from point P are parallel to each other. Obviously they are not parallel to axis के पैरेलल जो रे चल रही हैं वो तो पॉइंट क्यू से चल रही हैं, पॉइंट क्यू की तरफ हमने क्या कर ली, एक्सिस कर ली। ठीक है भाई, तो पॉइंट पी का इमेज कहां बनेगा बताओ जरा। पॉइंट पी से चलने वाले रेज टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट है, ऑल द रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट पी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बताओ ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव पॉइंट पी का इमेज कहां बनाएगा, बताओ जरा, बताओ जरा, बता रखा आपको, where the image of point P will be formed. युक्ति मेडिकल बिल्कुल ठीक बताई है, युक्ति नॉन मेडिकल भी बिल्कुल ठीक बताई है, शिवम गुप्ता बिल्कुल ठीक बताए हो, अनु बिल्कुल ठीक बताए हो, तनु बिल्कुल ठीक बताए हो, आयुष बिल्कुल ठीक बताए हो, शाबाश बच्चों। दे विल कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑन द फोकल प्लेन, तो फोकल एट द फोकल प्लेन, तो फोकल प्लेन पे इस पॉइंट पी का इमेज कहां बनेगा ये कैसे डिटरमाइन करोगे, शाबाश। इस पॉइंट का इमेज फोकल प्लेन में कहां बनेगा ये कैसे डिटरमाइन करोगे बालकों, शाबाश बच्चों। इस पॉइंट का इमेज फोकल प्लेन में कहां बनेगा वो कैसे डिटरमाइन करोगे, हाउ विल यू डिटरमाइन दैट, बता दो। वही तो मेन बात बनेगी ना अभी, वेयर द रे, हाँ बिल्कुल 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 ठीक, बिल्कुल ठीक बता रहे आयुष वन, शाबाश। कोई और बच्चा भी लिखे, लक्ष्य जांगड़ा, बिल्कुल ठीक लक्ष्य जांगड़ा, शाबाश बच्चे शाबाश। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। शोमी इज टाइपिंग, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ ये ठीक लिखी है बात, बट वो पॉइंट कैसे डिटरमाइन होगा, चलो बात ये है बच्चों, आपका आपका जवाब ठीक है, बट आपने जो बात क्लियर लिखनी थी वो लक्ष्य जांगड़ा ने बहुत अच्छे से लिखी है कि फोकल पॉइंट से पास होने वाला प्लेन ले ले जिसको हम फोकल प्लेन कहेंगे, तो प्रिंसिपल रे यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे तो सीधी जाएगी जाएगी, तो प्रिंसिपल रे फोकल प्लेन को जहां काटेगी वहां पर सारी रेज कन्वर्ज होंगी जो कि पॉइंट पीछे चलेंगी, तो ये ही तरीका होता है बनाने का। सो द इमेज ऑफ पॉइंट पी विल बी फॉर्म्ड हेयर, तो ये यहां पर इमेज बन गया किसका, पॉइंट पी का। तो पॉइंट पी का यहां पर इमेज बना है, इसको मैं बोल देता हूं पी डैश। तो अगर पॉइंट पी ऑब्जेक्ट का सिर था तो ये रियल इमेज का सिर है, ऐसे दिखा दिया मैंने, इसको पी डैश लिख दिया, इसको क्यू डैश लिख दे दूंगा। ऑब्वियसली क्यू डैश विल कंसाइड विद द फोकल पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, बट बाय द वे टेलीस्कोप को हम यूज करते हैं सचमुच ही कोई है तो बहुत दूर की चीजों को देखने के लिए भी, लेकिन ये नहीं कि मान लिया अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर तो है लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है तो उसको भी नहीं देख सकते, यानी ये इमेज फोकल पॉइंट के आसपास ही बनेगा, फोकल पॉइंट के आसपास ही बनेगा, फिर भी इसको मैंने अलग नाम क्यू डैश दे दिया है। FO स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये अब रेज का बंडल है, ये रेज का बंडल अब प्रोसेस करना है आईपीस ने, ये एंगल अल्फा है। देखो बच्चों ऑब्जेक्ट है, अगर मान लिया नजदीक की चीज भी देखते हो, यानी नजदीक मतलब बहुत दूर की भी नहीं है, 300 400 500 मीटर दूर की चीज देख रहे हो, 1 किलोमीटर दूर की चीज देख रहे हो, तो भी ये दूरी तो बहुत ज्यादा है, और ये टेलीस्कोप की लंबाई मगर मान लिया खूब बड़ा भी टेलीस्कोप है, 2-3 मीटर से ज्यादा तो लंबाई होनी नहीं, 1 मीटर भी होगी तो अच्छी है, तो आंख तो यहीं पर है, तो आंख से ये दूरी कुछ खास नहीं है, यानी वट एवर अल्फा,
whatever angle is subtended by the incident rays at the objective, पॉइंट Q से चलने वाली रेज और पॉइंट P से चलने वाली रेज ने ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो एंगल बनाया है, इस ऑब्जेक्टिव को हटाकर सीधी रेज को आंख पर पड़ने दें तो आंख पे भी तो एंगल इतना ही बनेगा। सो अल्फा इज क्लियरली डिटरमाइंड, अल्फा तो ये डिटरमाइन हो गया। अब इस अल्फा को बढ़ाना है, अल्फा को बढ़ाने के लिए अब हम आईपीस का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव तो रेज को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अभी एक बड़ी बात और भी होगी, ध्यान रखें मैंने क्या शब्द बोला है, ऑब्जेक्टिव तो इंफिनिटी से आने वाली, मतलब इंफिनिटी माने वेरी वेरी फार अवे पॉइंट, सॉरी ऑब्जेक्ट से वेरी वेरी फार अवे पॉइंट, सॉरी वेरी वेरी फार अवे सिचुएटेड ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें काफी बड़ी बात है जो थोड़ी देर में खुलासा करूंगा जिसका मैं। अब एंगल को जो बढ़ाएगा वो तो फिर आईपीस ही बढ़ाएगा, तो यहां पर भी अब आईपीस में बना दूंगा, लेकिन आईपीस को पहले ड्रा करने में हमेशा एक दिक्कत रहेगी, इसलिए पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं यार हम इमेज कहां बनाना चाहते हैं। इमेज वही फाइनल इमेज हम यहां बनाना चाहते हैं। सपोज फाइनल इमेज हमने यहां बनाना मुनासिब समझा है। दिस इज द पॉइंट वेयर दिस इज P डैश एंड आई विल राइट हेयर P डबल डैश। तो अब मैं, क्योंकि यहां से कोई इधर तो रे जा नहीं रही है, वो यहां से तो पास होने वाली आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे तो मुझे इमेजिनरी लेनी पड़ेगी। फाइनल इमेज मैंने यहां बनाना है, तो आईपीस की सेटिंग, ये आईपीस की सेटिंग तो हम देखते वक्त तो इमेज क्लियरली दिख जाए उसके हिसाब से कर लेते हैं। रे डायग्राम बनाना इतना आसान थोड़ी होता है, तो रे डायग्राम के लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं और ये जुगाड़ आपको सीख लेना है। ये रे डायग्राम ना तो आपको नोट्स देखकर सीखने में आ सकता है, टीचर जब पढ़ाएगा तो सारी बातों को मिटा मिटा कर बार बार जब डायग्राम बनाएगा तो ये आप सीख पाओगे। आप सीख जाओगे तो ठीक है, नहीं सीख जाओगे इस मेरी कोशिश के दौरान तो मुझसे पूछ लोगे तो सीख जाओगे। अब बताओ, अब मैं आईपीस यहां बनाऊंगा और ये जो रेज है आईपीस से निकलकर इधर से आती दिखाई देंगी, तो यहां पर मैं आईपीस छाप दूंगा। अब विल ड्रा आईपीस हेयर। आईपीस बनाना ही सबसे मुश्किल बात होती है, उसकी पोजीशन हम कहां बनाएं भाई। ये रेज जब आईपीस से गुजरेंगी तो सारी की सारी रेज यहां से आती दिखाई देंगी। अब ये बनाना थोड़ा और भी मुश्किल होता है, तो अंदाजे से कई बार बनाता हूं तो कई बार तो ठीक भी बन जाता है, नहीं तो एक दो बार मिटा के बनानी पड़ती है। अरे राम, इनको मिटाए बगैर ही दोबारा ड्रा करूं तो ठीक बन जाएगी। यस, बन गई। एक तो ये और एक ये वाली, तो ये दोनों रेज आईपीस से गुजर के इस प्रकार से चली गई। भाई रे डायग्राम बनाने के लिए मैंने बहुत गड़बड़ काम किया है। आईपीस तो छोटा सा लेंस होता है और ऑब्जेक्टिव खूब बड़ा होता है, लेकिन या तो मैं रे डायग्राम बनाने में बहुत सारी गलतियां करूं, बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी करूं, या रे डायग्राम बनाऊं, तो ये फिर आप लिखने में कमी पूरी कर देंगे। टू accommodate the rays, the eyepiece has been drawn so big as shown in the figure, but actually objective is very big as compared to eyepiece. तो eyepiece तो नॉर्मली जो लेंस होता है छोटा सा, थोड़ा इतना सा जो लेंस होता है नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वैसा ही है, और ऑब्जेक्टिव तो बहुत बड़ा है। ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा क्यों है अभी आपको बताऊंगा। तो पहले तो मेन चीज में डिटरमाइन कर लेता हूं, क्या इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो आप देख सकते हो फाइनल इमेज यहां है। अब इस पॉइंट को लिख देता हूं भाई P डैश, इसको P डबल डैश लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने Q डबल डैश, क्योंकि फाइनल इमेज हमने बनाया वही है जहां हम इसको ठीक से देख सकें।
यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से तो परे है ही है, इन्फिनिटी पे भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे हो और इमेज भी इन्फिनिटी पर हो, तो हम क्या कहते हैं, अगर ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट तो जहां होगा वहां होगा, टेलीस्कोप के केस में तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी जैसा ही मान सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के केस में तो ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक होता है। अगर फाइनल इमेज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इन्फिनिटी पर बनाएं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में टेलीस्कोप के लिए फिर ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे है और इमेज भी इन्फिनिटी पे है। इस प्रकार की बात हो गई, क्योंकि बहुत दूर तो ऑब्जेक्ट है ही है, चाहे इन्फिनिटी पे ना हो तो भी 300 400 500 मीटर दूर है तो बहुत दूर है, एज गुड एज एट इन्फिनिटी। तो टेलीस्कोप के लिए तो ये बात होगी, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे और इमेज भी इन्फिनिटी पे, लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नजदीक ही है, इमेज इन्फिनिटी पे बना दिया। तो मैंने एक शब्द बोला था, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी इन, बताओ जरा क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं बच्चों, हाँ युक्ति मेडिकल बिल्कुल ठीक लिखी है, और युक्ति नॉन मेडिकल भी बिल्कुल ठीक लिखी है, आयुष वन भी बिल्कुल ठीक लिखे हो, आयुष शर्मा भी बिल्कुल ठीक लिखे हो, श्रम गुप्ता बिल्कुल ठीक लिखे हो, तनु बिल्कुल ठीक लिखे हो, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, बिल्कुल ठीक, अनु बिल्कुल ठीक लिखे हो, सब बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में भी हो सकता है ये, अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट में दिखाना हो तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इन रेज को आपस में पैरेलल कर देना पड़ेगा, और मैं क्या लिख दूंगा, मीटिंग एट इन्फिनिटी, मीटिंग एट इन्फिनिटी, मीटिंग एट इन्फिनिटी, इनको पैरेलल ड्रा कर दूंगा, लेकिन ये जो बीटा एंगल है ये यूं का यूं दिखा दूंगा मैं, समझ गए? तो कोई खास रे डायग्राम में डिफरेंस नहीं करना पड़ेगा। Obviously, the image is formed at the position where we can see it clearly. So this angle is beta. Whatever the image is, whatever angle is formed at eyepiece, same angle is formed at the eye itself. आई बिल्कुल इससे सटा कर रखी हुई है, तो अल्फा और बीटा बहुत क्लियर हैं। तो उसके बाद अब कुछ नहीं बचता बच्चों, बिल्कुल थोड़ा सा काम बचता है, मुझे इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है, जो कि बीटा डिवाइड बाय अल्फा है, जो कि अगर मैं अब्सोल्यूट वैल्यूज एंगल्स की लूं, एंगल्स की साइन कन्वेंशन कंसीडर करूं, तो ये बात आ गई, एंड बिकॉज द एंगल्स आर स्मॉल सो इट इज एज गुड एज दिस, एंड यू नो यू कैन डायरेक्टली सी द ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल बीटा के लिए देख लीजिए, ये ट्रायंगल अल्फा के लिए देख लीजिए, तो दोनों का परपेंडिकुलर कॉमन है, तो परपेंडिकुलर तो कट जाएगा, और क्या रेशियो आ जाएगी, नेगेटिव साइन तो ये आ ही गया, ये इतना तो आप तुरंत कर ही सकते हो बच्चों, दिस इज ओ क्यू डैश डिवाइड बाई ई क्यू डैश, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, बस इसको कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर देते हैं। ओ क्यू डैश क्या है बच्चों, ओ क्यू डैश इज ओ क्यू डैश, वैसे तो फोकल लेंथ से रिप्लेस करूंगा इसको मैं, फोकल लेंथ के एब्सोल्यूट वैल्यू से, लेकिन इसको फिलहाल मैं एक बार लिख दूं, ये बहुत जरूरी है, कोई क्वेश्चन इस टाइम के आ जाते हैं। वीओ, वीओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया उस इमेज का कोऑर्डिनेट, और यूओ यूई 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 आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, बार बार मुझे बोलना पड़ता है। सो ओ क्यू डैश को तो पुट कर दूं मैं वीओ, ई क्यू डैश को पुट कर दूं ई क्यू डैश माइनस यूई, तो कटकुटा करिए क्या आ गया, वीओ डिवाइड बाई यूई, सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज वीओ डिवाइड बाई यूई। भाई एनसीईआरटी का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं, एनसीईआरटी ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं साइन कन्वेंशन ले रखी है, कहीं नहीं ले रखी है, और एंगल की साइन कन्वेंशन तो कंसीडर ही नहीं कर रखी है। एचसीवी में भी यही है, और जो ऑप्टिक्स की किताबें हैं, और एचसीवी में भी अगर ये नहीं होती तो मुझे एचसीवी के अनुसार भी नहीं चलना था, फिर जो ऑप्टिक्स की किताबें हैं उनके अनुसार ही चलना था, और अभी जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन पढ़ाने में तो मैं वो बात कर नहीं सकता, पढ़ाने में तो जो पढ़ाना पड़ेगा मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा ही पड़ेगा।
बट गुड थिंग इज HCV में ऐसा ही है। तो ये आ गया भाई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। अब बच्चों एक दो केस कर लेते हैं। नंबर 1, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में है तो इमेज कहां बना है भाई? फाइनल इमेज, सॉरी फाइनल इमेज कहां बना है? इन्फिनिटी पे। तो मैं एफ को अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ लूंगा, यानी कोऑर्डिनेट से तो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स तो यहां पर पुट कर दिए हैं। अब मुझे बताएं आई पीस की फोकल लेंथ की वैल्यू एफ ही है, तो यूई को मैं किससे रिप्लेस कर दूं? अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल एब्सोल्यूट वैल्यू है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस की। तो क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी बना है, चलो आप लोग टाइम लगाएंगे, मैं ही लिख देता हूं इसको माइनस एफ ई। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में है, यूई की वैल्यू लिख दी मैंने माइनस एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? वीओ ये आ गई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नेगेटिव साइन ना पुट करना, या फिर यूं सोच लेना ये नेगेटिव साइन इसकी एफ के अंदर ही इंक्लूडेड है, कोऑर्डिनेट में इंक्लूडेड है, जो भी है। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट भी सॉरी, अगर ऑब्जेक्ट भी अगर इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट भी ये बदला दिया है मैंने, इसको मिटा देता हूं बच्चों क्योंकि मुझे जगह चाहिएगी यहाँ पर। बस 1 मिनट का काम और है, खत्म हो गया है, ये कुछ ज्यादा नहीं करना है मैंने। बस अभी इसके साइज के बारे में बात करूंगा मैं। नंबर 2, बोथ द ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज आर एट इन्फिनिटी, तो वीओ की वैल्यू एफओ हो ही गई। और यूई तो पहले रिप्लेस कर ही चुके, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी माइनस एफओ डिवाइड बाई एफ ई। बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, नॉर्मली टेलीस्कोप को ऐसे यूज करते हैं, अगर किसी और तरीके से यूज करते हैं तो इसको आप इस्तेमाल कर लेना, न्यूमेरिकल आपके इसको इस्तेमाल करके सोल्व होंगे। क्योंकि एग्जामिनर देगा टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट की कितनी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर ऑब्जेक्ट रखा है उससे 10 मीटर दूर, तो फिर आप यूवी फार्मूले से वीओ की वैल्यू निकाल के और फिर फाइनल इमेज यहां बनाया। तो प्लीज, जैसे आपने माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर याद रखी थी एमओ इंटू एम ई, और सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे, उसी प्रकार टेलीस्कोप के सारे क्वेश्चन इससे सोल्व होंगे। फिर भी टेलीस्कोप जब हम यूज करते हैं तो 99.999% केसेस में ऑब्जेक्ट भी एज गुड एज एट इन्फिनिटी ही भी इन्फिनिटी होगा, और इमेज भी हम इन्फिनिटी पे बनाते हैं। तो ये होती है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अब नंबर 1 तो जितनी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होगी और आईपीस की फोकल लेंथ कम होगी, उतनी ही मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। एक तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन मैग्नीफाइंग पावर के साथ यहाँ पर एक चीज और बतानी है, रिजोल्विंग पावर, जो मैं जैसे ही वे ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन वगैरह करवा दूंगा तब आपको बताऊंगा, इससे पहले नहीं बता सकता हूं। तो मैग्नीफाइंग पावर इतनी है। अब एनसीईआरटी की बात कर लूं, एनसीईआरटी में नेगेटिव साइन नहीं है। तो आपके एग्जामों में जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको, आपने जो भी फार्मूले यूज याद किए हैं मेरे अनुसार या एचसीवी के अनुसार विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, आपके एग्जाम में आएगा तो साइन नहीं आएगा। फिर भी आपके एग्जाम की बात कर दूं तो लोग चैलेंज तो वैसे करेंगे, फिर भी यदि आंसर चॉइस ये भी आए, आंसर चॉइस ए आए एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई और बी आए माइनस एफ ओ डिवाइड बाई एफ ई, तो आपने इसको क्लिक करना है। ऑब्वियसली लोग चैलेंज करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में ये है, लेकिन चैलेंज करेंगे तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, बट आप ये नहीं, इस पे नहीं जाओगे, इस पे जाओगे, ध्यान रखना। तो बता दिया है बच्चों मैंने। तो टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर तो बता दी है, बट अब ऑब्जेक्टिव की विशेष चर्चा हम करेंगे। बच्चों
ऑब्जेक्ट पर्टिकुलरली एस्ट्रोनॉमिकल, मैंने जो आपको बताया बच्चों, हालांकि मैंने नाम नहीं लिया, बट बार बार इस टेलीस्कोप का मैंने विशेष प्रकार से नाम नहीं लिया, बट बार बार एक बात कही, हमें तारे देखने हैं, तारे देखने हैं। यानी जो टेलीस्कोप मैंने बताया है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताया है। अगर मुझे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप चाहिए, यानी धरती पे चलने फिरने वाले, कोई बहुत दूर कोई बहुत दूर है यार, बाली वाली, और बाली नाम के राक्षस को भगवान राम ने अपनी बंदूक से मारना है, तो बाली को बहुत दूर से देखकर मारना है, तो भगवान राम जी टेलीस्कोप यूज करेंगे। और बाली का ये सिर है, सिर को ऊपर देखेंगे, पैर को नीचे, बाली का सीधा ही इमेज को उनको देखना है, उल्टा नहीं देखना है। तो क्या करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया, थोड़ा ध्यान से सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाया यहां पर उल्टा, रेडाग्राम भी बना दिया है मैंने। फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंस रखेंगे यहां पर, छोटा सा, वो इतना तो बड़ा होना चाहिए कि रेज को अकोमोडेट कर ले। एक लेंस रखेंगे हम, जिसको बोलते हैं इन्वर्टिंग लेंस। ये लेंस ऐसा रखेंगे, इस लेंस से ये 2f की दूरी पर हो, तो इसका इमेज बन जाएगा ऐसा, कितनी दूरी पर, 2f की दूरी पर। तो ये जो लेंस होगा, यानी ऑब्जेक्ट जैसा था, ऑब्जेक्ट था ऐसा सीधा, ऐसा बाली था, तो बाली सीधा का सीधा बन जाएगा। अब इसको कौन प्रोसेस कर देगा, आईपीस। तो बीच में एक लेंस और डाल देंगे आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच, जो अल्फा को चेंज नहीं करेगा बिल्कुल भी, सिर्फ ये उल्टे इमेज को वापस सीधा कर देगा। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में, टेरेस्ट्रियल यानी धरती पे यूज होने वाले टेलीस्कोप में, जिसमें सीधी चीज सीधी ही देखनी है, उल्टी नहीं देखनी है, तो बाकी सब चीज ठीक है, सेम है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच में एक इन्वर्टिंग लेंस लगा देंगे। तो टेलीस्कोप की ट्यूब की लंबाई कुल मिलाकर जो इन्वर्टिंग लेंस है, उसकी फोकल लेंथ की 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मैंने बताया है। अब जो मेन बात है बच्चों, तारे जिनको हम देख रहे होंगे, दे आर सो मच फार अवे फ्रॉम अस, कि उनसे चलने वाली जो बहुत ज्यादा रोशनी थी, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से डिक्रीज होती, फैलती फैलती हमारी आंख तक जब आई है, तो वो बहुत कम हो गई है। हमारी प्यूपिल का साइज लगभग 2 mm है। प्यूपिल की प्यूपिल का साइज, प्यूपिल की डायमीटर 2 mm के आसपास है। प्यूपिल से जब वो लाइट एनर्जी पास होगी, तो कितनी एनर्जी रेटिना पर पड़ेगी, फोकसिंग अरेंजमेंट भगवान जी ने आई की कॉर्निया प्लस क्रिस्टल लेंस का जो भी बना रखा है, तो इतनी छोटी आंख से गुजर के जब इतनी कम रोशनी रेटिना पर फोकस होगी, तो भैया रोड्स एंड कोन्स में क्या कुछ पैदा होगा, कितना इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होगा, वो इतना नेग्लिजिबली स्मॉल होगा कि बहुत सारे तारे तो हमें आकाश में दिखते ही नहीं है। हालांकि वो बहुत भयंकर हैं, सूरज से सैकड़ों गुना ज्यादा रोशनी छोड़ रहे होंगे, बट दूर इतने ज्यादा हैं, वहां से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी इतनी कम हो गई है, तो रेटिना, सॉरी हमारी प्यूपिल जितनी छोटी आंख में से गुजरने वाली रोशनी, जो भी एनर्जी रेटिना पर फोकस होगी, वो एनर्जी इतनी नहीं है कि हमें कोई सेंसेशन ऑफ विजन देख सके। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी आंख का साइज बहुत बड़ा कर लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा। तो कैसे करेंगे आंख का साइज, हम टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे भैया, बहुत बड़ी डायमीटर का। देखो जरा, आने वाली लाइट की इंटेंसिटी है, सपोज आई, किसी बहुत दूर तारे से आई, तो आई पीस तो कितनी एनर्जी, आई पीस तो कितनी एनर्जी ग्रहण, सॉरी हमारी आंख की प्यूपिल तो कितनी एनर्जी ग्रहण करेगी, इंटेंसिटी इनटू प्यूपिल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतनी। और प्यूपिल जो एनर्जी ग्रहण करेगी, उसके बजाय एनर्जी ग्रहण करवा दें, एनर्जी रिसीव करवा दें किससे, ऑब्जेक्टिव से, और इस ऑब्जेक्टिव की डायमीटर है सपोज डी, तो ये कितनी एनर्जी रिसीव्ड बाय आई, और एनर्जी रिसीव्ड बाय क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप, इट इज इंटेंसिटी इनटू पाई इनटू डी स्क्वायर बाय 4।
तो एनर्जी रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय एनर्जी रिसीव्ड बाय नेक्ड आई, रेशो क्या आ जाएगी? आई से आई कट गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, डी स्क्वायर डिवाइड बाय डी प्यूपिल का स्क्वायर। इसको ब्राइटनेस रेशियो कहते हैं बच्चों। दिस रेशियो इज कॉल्ड ब्राइटनेस रेशियो। अगर मान लिया 2 मीटर की, अगर मान लिया ये 2 मीटर की डायमीटर है, 2 मीटर की डायमीटर है, 2 मीटर डायमीटर का, 2 ही मीटर बोला हूं, ज्यादा नहीं, 2 मीटर डायमीटर का अगर ऑब्जेक्टिव है, 2 का स्क्वायर 4, 4 मीटर स्क्वायर। प्यूपिल की डायमीटर कितनी है? 2 mm, 2 का स्क्वायर 4, mm का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 10 की पावर 6। ब्राइटनेस रेशियो 10 की पावर 6 आ गई। इसका मतलब वो तारा जो जस्ट हमें दिखाई दिया था नंगी आंखों से, जिसको जस्ट देख पाए थे, उससे आने वाली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते इतनी इतनी अक्षीण हो चुकी है कि उसको बस हम देख ही पाए हैं। अच्छा आदमी जिसकी आंखें थोड़ी खराब हो गई हैं, बूढ़े आदमी की बात नहीं कर रहा, तुम में से जैसे कोई यंग बच्चा है, वो बस जस्ट जस्ट विजिबल स्टार को जो देख ही पाया है। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव सारी की सारी एनर्जी को उसके फोकल पॉइंट पर, फोकल प्लेन में इस पॉइंट पर फोकस कर देगा और फिर यहां से हम रिसीव कर लेंगे आंख के जरिए इसको। तो मुझे बताएं कि अगर फेंटेस्ट स्टार को हम नंगी आंखों से किसी को देखते हैं, तो बताओ टेलीस्कोप, अगर जो मैंने बताया है ऐसा टेलीस्कोप जिसकी डायमीटर 2 मीटर की है, उस टेलीस्कोप को यूज करके हम किस तारे को भी देख पाएंगे? जल्दी से आंसर लिख दो। किस और तारे को भी हम देख पाएंगे? शाबाश। हाँ बिल्कुल युक्ति, नॉन मेडिकल, सो गुड। मिलियन टाइम्स फेंटर। जिस फेंटेस्ट स्टार को हम नेकेड आई से देख पाए थे, उससे 10 लाख गुना भी अगर कोई फेंट स्टार है, उसको भी हम देख पाएंगे। तो भैया टेलीस्कोप की ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ऐसे ऐसे तारे दिख जाएंगे जो मतलब ही नहीं हम देख पाए। समझ रहे? और रिजोल्विंग, और एक और बात, अभी रिजोल्विंग पावर पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, जितनी ज्यादा इसकी अपर्चर ज्यादा होगी उतनी उसकी रिजोल्विंग पावर भी बढ़ेगी, तो और बढ़िया बात पता चल जाएगी। तो टेलीस्कोप के बारे में सारी बातें हो गई हैं बच्चों। एक और लास्ट बात टेलीस्कोप के बारे में, क्योंकि टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा चाहिए, और भैया लेंसों में स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव, इतने बड़े लेंस में स्फेरिकल एब्रेशन रिमूव करनी आसान नहीं है, और लेंसों में कई एब्रेशन हो जाती हैं जो मिरर्स में नहीं होती। देखो हमारा जो आई ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, एक दो बार टंग स्लिप हो जाती है, ऑब्जेक्टिव का आई पीस में कभी बोल गया हो तो आपने शायद ठीक कर लिया होगा। ऑब्जेक्टिव का एकमात्र एक ही मकसद है, बहुत दूर से आने वाली रेज को कन्वर्ज करना और फोकल पेन में कंसंट्रेट कर देना और ब्राइटनेस बहुत बढ़ा देना। तो वो कन्वर्जिंग डिवाइस चाहिए, चाहे चाहे कोई रिफ्रैक्टिंग डिवाइस हो चाहे रिफ्लेक्टिंग डिवाइस हो। रिफ्रैक्शन के कारण से क्रोमेटिक एब्रेशन वगैरह बहुत सारी बातें आ जाती हैं। स्फेरिकल एब्रेशन तो मिरर में भी हो सकती है और लेंस में भी होती ही है, तो उनका रिमूवल इतना आसान नहीं है, मिनिमाइजेशन करना इतना आसान नहीं है। और बड़ा, जितना बड़ा लेंस होता जाएगा उतनी बड़ी, उतनी एब्रेशंस और होती चली जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग ऑब्जर्वेटरीज में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं, वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बजाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को सुन के परेशान ना होना, सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव कोई कन्वेक्स लेंस होने के बजाय कनकेव मिरर हो जाएगा। लेकिन कनकेव मिरर अगर स्फेरिकल लेंगे तो इतना बड़ा मिरर, एक्चुअली 2 मीटर तो मैंने इसलिए लिखा कि आसानी से कट के मैं ये निकाल दूं। अक्सर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं तो 5-5 मीटर की डायमीटर के होते हैं यार, 5-5 मीटर की डायमीटर के। इतने बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, इतने बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, तो स्फेरिकल एब्रेशन का तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में करेंगे तो हम मिरर यूज, और कनकेव मिरर यूज करेंगे, और कनकेव मिरर यूज करेंगे तो स्फेरिकल मिरर यूज नहीं करेंगे। क्या करेंगे आपको मालूम, बता रखा है क्या, पैराबोलॉइडल कनकेव मिरर यूज कर लेंगे।
तो पैराबोलॉइडल कनकेव मिरर यूज कर लेंगे, कितना ही बड़ा ले लीजिए, कोई स्फेरिकल एब्रेशन तो होंगी नहीं, और मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन तो होती नहीं, और यही दो एब्रेशन परेशान करने वाली थी। तो हम रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही प्रेफरेबली यूज करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फोकसिंग नेचर बदल जाएगी। सॉरी, फोकसिंग किस प्रकार से करते हैं, वो रिफ्लेक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम बन जाएगा, वो 1 मिनट में भी बना देता हूं। जैसे जैसे आपको समय मिलता रहे बच्चों, अब एनसीईआरटी की रे ऑप्टिक्स की पूरी एक्सरसाइज कर लेना, एचसीवी की पूरी कर लेना, रिफ्लेक्शन की आपने पहले कर ली होगी या मुझे मालूम नहीं, रिफ्लेक्शन की भी कर लेना, और एचसीवी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर एक बहुत शानदार एक्सरसाइज दे रखी है, अलग से चैप्टर ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बना रखा है, वो सारी एक्सरसाइज आप कर लेना जैसे जैसे आपको समय मिलता चले। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में बता रहा हूं, ये पैराबोलॉइडल मिरर है, इंसिडेंट रेज आई, और इंसिडेंट रेज है भाई एक्सिस से बहुत दूर भी, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है और कोई स्फेरिकल एब्रेशन है नहीं, पैराबोलॉइडल कनकेव मिरर है, पैराबोलॉइडल कनकेव मिरर है। ये सब रेज फोकस हो जाएंगी कहां पर, फोकल पॉइंट पे। एक्चुअली मैं वो पूरा मैग्निफिकेशन तो मैंने कैलकुलेट करनी, मैग्नीफाइंग पावर तो कैलकुलेट करनी ही नहीं है मैंने, यानी मैं एक पॉइंट क्यू लूंगा एक्सिस पे, एक लूंगा पी एक्सिस से ऊपर, वो सारा कुछ हो चुका है, सिर्फ किस प्रकार से रेज कन्वर्ज करेगा सिर्फ मैंने ये दिखाना है। तो बच्चों ये रेज यहां पर कन्वर्ज हो गई, और यहां पर हम लेकर बैठ जाएं अगर आई पीस, अब ध्यान से सुनना, यहीं पर हमारा साइंटिस्ट बैठ गया है, युक्ति मैडम नॉन मेडिकल वाली नासा में भर्ती हो गई हैं, और यहाँ पर वो अपना आई पीस लेकर बैठ गई हैं। तो सत्यानाश, क्या सत्यानाश, इतनी सारी जो रेज आ रही थी बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें से बहुत सारी तो युक्ति और उसकी वो आई पीस सिस्टम सारा कुछ खत्म कर जाएगा। तो हम तो चाहते नहीं रास्ते में तो कुछ भी आए, हम चाहते हैं ये जो रेज हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, और युक्ति अपन कहीं बाहर बैठ के ही सारा इमेज देखे। तो हमारे पास एक तरीका ये है बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा कन्वेक्स मिरर रख देंगे, एक हम छोटा यहाँ पर कन्वेक्स मिरर रख देंगे, और कन्वेक्स मिरर ये ऐसा होगा जिसके ऊपर ये रेज जो यहाँ पर इंसिडेंट है रिफ्लेक्ट होकर ये यहाँ पर इमेज बनाए। छोटा सा कन्वेक्स मिरर रखेंगे, छोटा सा कन्वेक्स मिरर रखेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट का, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इसके लिए, और ये कन्वेक्स मिरर कोई ज्यादा रेज को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, और यहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव में कुछ छोटा सा होल कर देंगे, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्या है, अब ये ऑब्जेक्टिव था ये पैराबोलॉइडल मिरर, इसमें छोटा सा होल कर देंगे, यहाँ पर कन्वर्ज होने वाली सारी बस थोड़ी सी रेज ये खत्म करेगा, बाकी सारी रेज पड़ेंगी, और कोई चारा भी नहीं है, इसका कोई इलाज भी नहीं है, और इतना तो लॉस होगा। बट एक तो पूरी युक्ति बैठती जो कि खुद ही बहुत बड़ी है, और भाई दूसरा आई पूरा अरेंजमेंट पूरी लेबोरेटरी होती है इसकी, उसके बजाय छोटा सा काम होगा। तो ये रेज जो यहाँ पर इमेज बनानी थी, ये इमेज जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया इस कन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर देगा, और कन्वेक्स मिरर यहाँ इनका रियल इमेज बना देगा, और यहाँ पर इसको देखने के लिए हमारे पास पूरा आई पीस का इंजाम है। आई पीस की कंस्ट्रक्शन वगैरह हमें अब कुछ नहीं देनी लिखनी है। तो इस प्रकार से ये टेलीस्कोप काम करेगा। ये जो मैंने रे डायग्राम बनाकर इस प्रकार का जो टेलीस्कोप बनाया है, इसको कैसे ग्रेन टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप, कैसे ग्रेन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं इसको। न्यूटन ने भी एक बनाया था, न्यूटोनियन वाला भी बना देता हूं।
न्यूटन ने क्या किया, यहां पर एक प्लेन मिरर रख दिया छोटा सा, और प्लेन मिरर को इस प्रकार से अरेंज किया, प्लेन मिरर ने इनको रिफ्लेक्ट करके और यहां इमेज बना दिया, रियल इमेज। प्लेन मिरर के लिए भी यहां पर जो कन्वर्ज हो रही थी वो पॉइंट प्लेन मिरर के लिए कैसे बिहेव करेगा, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा। ये प्लेन मिरर की सेटिंग थोड़ी सी टेढ़ी कर देंगे, छोटा सा प्लेन मिरर है, यहाँ पर इमेज बन जाएगा और यहाँ पर आई पीस लेकर हम ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है न्यूटोनियन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में और कैसेग्रेन टाइप में, बट कैसेग्रेन टाइप इज सुपीरियर, न्यूटोनियन सुपीरियर नहीं है। कारण सिर्फ ये है, कैसेग्रेन टाइप में हम जिधर तारों को देखना है उधर ही टेलीस्कोप करके और पीछे बैठे हम देख रहे हैं, यानी हमें बिल्कुल वैसा होगा जैसे हमने यार इधर देखना है, इधर ही हम सामने देख रहे हैं, और इसमें देख तो हम रहे हैं उधर और बैठे हैं हम नीचे। तो ये इतना सा बढ़िया नहीं है। तो दिस इज सुपीरियर कैसेग्रेन टाइप। तो यदि आपके एग्जाम में आता है, बोर्ड का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो, तो प्लीज ध्यान रखना आपने पूरी थीसिस नहीं लिखनी है, कैसेग्रेन टाइप का रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ही आपने बनाना है। और मैग्नीफाइंग पावर एग्जामिनर को मालूम है, चाहे रिफ्लेक्टिंग हो चाहे रिफ्रैक्टिंग हो, होगी कितनी, m इज इक्वल टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाए तो FO बाई FE, और लेकिन ऑप्टिक्स की किताबों के अकॉर्डिंग जाए तो -FO बाई FE। बोर्ड में आपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना है, तो FO साइन कन्वेंशन कहीं भी आप जैसे जैसे डेरिवेशन करें आप कर लेना, साइन कन्वेंशन को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देना और लास्ट में आंसर FO बाई FE लिख देना, या फिर एंगल की, हाँ, एंगल की साइन कन्वेंशन ही ना लेना। बोर्ड के लिए आप एंगल की साइन कन्वेंशन ही ना लेना, एनसीईआरटी वाले आपके आंसर मिल जाएंगे। सो आई कंप्लीटेड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अभी टाइम है मेरे पास, आई थिंक 20 मिनट के आसपास का टाइम है। युक्ति मेडिकल बताओ, आपको कितनी देर में पढ़ा सकता हूं, जल्दी से बता दो, आपकी बायो का टाइम शुरू होने वाला है। युक्ति मेडिकल, टेल मी सून। ओके, क्लास एट 8, तो 8 बजे क्लास है, तो इसका मतलब मुझे क्या क्लास अभी छोड़ूं क्या फिर युक्ति, बोलो बेटा। क्योंकि 20 मिनट तो लगेंगे मुझे डिफेक्ट्स ऑफ विजन बताने में, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। ओके ठीक है बच्चों, कोई नहीं, आज कम पढ़ा है, आज टेलीस्कोप ही काफी है। आज की क्लास में ऑफ करने के लिए बोल देता हूँ हमारे होस्ट साहब को। आयुष शर्मा ऑफ कर दो बेटा इसको।